नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज अपन 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ दादी माँ, इसके बारे में कहानी सुनेंगे और इसे श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखे हैं। ये कहानी क्या है? दादी माँ की कहानी अपन देखेंगे। कमज़ोरी ही अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राह अनमान सा हो जाता है। यहाँ पे दादी माँ अपनी कहानी बता रही। उन्होंने कमज़ोर ही हैं, लेकिन सच यह है कि कितनी भी परेशानी हो दो, कितनी भी गर्मी हो दो, कितनी भी बरसात हो दो, कितना भी सर्दी हो दो, ये देखने के बाद भी इनका मन, दादी माँ का मन सदा अनमान सा होता रहता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे लेखक की कमज़ोरियाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे शुभचिंतक, मेरे जो दोस्तां हों दो, रिश्तेदार हों दो, जो भी हों दो, मुझे खुश करते हैं। आने वाली छुट्टियों में हम आपके पास आ रहे हैं, बल्कि खुश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरे कमज़ोरियाँ यहाँ पे बताते जा रहे हैं। मैं घबराने वाला हूँ कहकर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। जब मैं सोच लेते रहता हूँ, चलो ये दोस्त ना बोल लेते तो बातों के बारे में मैं सोचना नहीं है। ठीक है, जाने दो, सोचना से होता ही क्या है, जाने दो, ये सारे चीज़ें मजाक उड़ा ले रहे, मजाक उड़ा लें दो, इससे सोचने से क्या होता बोल के। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों का सामना स्वच्छ शीतल किसी की धुंधेली छाया ना छूटती है, लेकिन मेरे आंखों के सामने एक धुंधली छाया हमेशा मेरे सामने एक नाचते हुए दिखते रहती। मुझे लगता है जैसे क्वैर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलेरी से लहा रहा है। क्या है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वैर के दिन आ गए। मेरे गांव में चारों तरफ से पानी आ गया। दूर के सीवन के बहाकर आए हुए मेथा और साई की अधगली घासें, घोर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बासमती घासें के बीच सूरज की गर्मी में खुलते हुए पानी में जड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्या है, ये पानी से पूरे बहते हुए हर एक किस्म के चीज़ें बहते हुए यहाँ आ रही, ये गंदगी छोड़ रही, ये गंदी आवाज़, खुशबू, बदबू, हर एक चीज़ यहाँ पे आते जा रही। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जग भरे जलाशय में धमक से कूद रहे हैं। ये जो बारिश का पानी है उससे पूरे गलियां, पूरा गांव कीचड़ में डूब गया, लेकिन वहाँ के बच्चे थोड़े से पानी में किनारे कूद के तीर रहे हैं, धमक रहे हैं, तीर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, मौसम के हिसाब से बातें चलते हैं। गर्मी में क्या है, सर्दी में क्या है और बरसात में क्या है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुखी नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस दुर्गंधपूर्ण झंग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। मौसम के लिहाज से गर्मी के दिनों में आम या जामुन नहीं मिले तो भी परेशानी नहीं है, उतने फिक्र नहीं है। और बारिश के दिनों में चिवड़ा और गुड़ मिले हुए चीज़ें नहीं मिले तो भी परवाह नहीं। और सर्दियों के दिन गुड़ की पट्टी दो या नहीं तो कुछ भी गर्म चीज़ें ना मिले तो भी परवाह नहीं, अफसोस भी नहीं है। लेकिन ये क्वार के दिन, बारिशों के दिन
दुर्गंध पूरे जल यानी गंदी बदबू से भरे हुए जल में कूदना ना हो तो अगर से वो पानी में नहीं कूदे तो बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मैं ये सोच रहा था 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 1-2 दिन पानी में, ये किनारे के पानी में मैं भी कूदा था, लेकिन बाद में बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। हल्की सी बीमारी थी, वो ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा थोड़ा सा बुखार आया, सर में साधारण दर्द और सर में दर्द उठा, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। अब देखिए, खाने के लिए दिन तमाम साबुदाना और नींबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये टाइम पे ये चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, जो बुखार आ गया तो थोड़ा सा बुखार जाके बुखार चढ़ते ही गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, और जाड़ा ऐसा होने लगा, रज़ाइयों पे रज़ाइयाँ ओढ़ने लगा, और ये बुखार और जाड़ा रात में 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपटे सोया था, सुबह के टाइम पे मैं चादर लपट लेके सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा के आई थी। मेरी दादी आई जब, उन्होंने पानी नहा धो के आई, उसी जग वाले जल में, वो गंदगी भरे हुए पानी में। पतले दुबले स्नेह सरे शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। क्या है? पतली दुबली एक अपने शरीर पर एक सफ़ेद ओढ़नी धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सघा, सन के ऐसे यानी बालों, बारीक रेशमी बालों के ऐसे जो सफ़ेद बाला, सन के ऐसे बालों पे एक ओढ़नी बनी हुई थी। टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, और सर पे से पानी टपक रहा था, उसे पोंछ लेते हुए उन्होंने आए और मेरा सर और पेट दो भी छुए। आंचल की घाट खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी की चबूतरी की मिट्टी मुझ में डाली, माथे पर लगाई, और उसके धोती की घाट खोली, उसमें से कुछ अदृश्य मिट्टी, ताकत वाली मिट्टी लेके आके थोड़ी मेरे मुंह में डाली और मेरे माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, दिन तमाम चारपाई डाले के मेरे पास बैठे हुए रहती। कभी पंखा झोलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, कभी कभी पंखे हिला लेते हुए बैठती, या कभी कभी जलते हुए हाथ पैर को कपड़े से सहलाते हुए बैठती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जोर का अनुमान करती, और सर के पर क्या है, दालचीनी का पाउडर लेके सर पे लगाते रहती, और कि कितनी की बार, 20 बार, कई बार इसका बुखार कितना है बोल के अनुमान लगाते रहती। हंडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। क्या हंडी में पानी लेके आना, उसे पीपल के पत्तों से छिनकते रहना। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो गई है, क्या खिचड़ी में एकदम मूंग की दाल मिल गई क्या? कोई बीमार के घर में से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया? कोई बीमार आदमी बाहर से घर में आके तो ना गया? आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ के घर वालों को परेशान कर देती। ऐसे इस तरीके से कई सवालें करते हुए घर वालों को सबको परेशान करती थी ये दादी माँ। दादी माँ को गवाई गांव की 25 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को क्या है, हर एक किस्म की दवा के नाम याद है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। गांव में अगर से कोई भी बीमार हो गया तो उसके पास ही न चले जाती थी दादी माँ और उनको दवाएं देती, वही जो उसका काम था। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। हाथ पकड़ के देखती थी और माथा सर पे हाथ रख के देखती थी और पेट छू के देखती थी।
फिर उसके बाद वही काम दवा देना, फिर भूत प्रेत से लेकर शैतानों से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का भी अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। क्या है, हाथ छीना, पेट छीना, माथा छीना, ये सब देख के उसको मलेरिया है या कौन सी बीमारी है, निमोनिया है, क्या है, सब अपने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ बताती थी। महामारी और विसुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर, गुगल और धूप। क्या है, महामारी के दिनों में उन्हें हर रोज़ सुबह उठ के नहा के उसके बाद लौंग और गुड़ से मिला के जलधर पानी बना के गरारा करना, गुगुल, और उसके बाद धूप में जाके बैठना। सफाई कोई उससे सीख ले, घर को किस तरीके से सफाई रखना है ये दादी माँ से सीख लेना है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे वैसे ही पागल हो जाती। अगर से दवाई देने में कोई देर करती है या जो ये लौंग और गुड़ का मिश्र कम हो गया या मिश्री यानी तो शहद घर में ख़त्म हो गया या चादर के गिलाफ नहीं बदलाए तो दादी माँ पागल हो जाते थे। बुखार तो मुझे अब भी आता है, बुखार तो मुझे अब भी आता, नौकर पानी दे जाता है, फिर नौकर पानी दे के जाता। मेष महाराज अपने मन से पका के खिचड़ी या साबू, क्या है, उन्होंने खाना या खिचड़ी पका के या साबूदाना पका के लाती। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनाइन मिक्सचर की शीशी की तेताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। क्या डॉक्टर साहब आते हैं और उन्होंने नाड़ी पकड़ के देख के बुखार कितना है क्या है देखते और उनकी दवाएं देखते, उसके बाद वो दवाएं के डर से बुखार भी भाग जाता। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, क्यों ऐसे बुखार को बुलाना। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्सव और आनंद का क्या कहना। और हमारे किशन भैया हैं, उनकी शादी ठीक हो गई और दादी माँ की तो खुशी खुशी है और आनंद भी भरा हुआ है। दिन भर गायब रहती, दिन तो हम ही नहीं यहाँ से गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, पूरा सारा घर पूरा काम कराने में लगे हुए रहती। इसका काम है, इसकी जिम्मेदारी है बोले तो ऐसा सर पे उठा लेके फिरती। पड़ोसियाँ आती, पड़ोसियाँ भी आते रहते हैं। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन पूरा ना मानना, बहन बुरा ना मानना, कार परोस का घर ठहरा। आप बुरा मत मानिए, यहाँ पे काम, शादी का काम ठहरा हुआ है, ये काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। अगर से एक आध काम भी छूट गया, एक आध काम मैं छोड़ दे के आ गई तो फिर होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती ही नहीं, लेकिन वह सबको मालूम था कि दादी माँ कुछ काम करने वाली नहीं, खाली कराने वाली। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। इन्हें तो काम करने वाले नहीं हमारे दादी माँ, लेकिन अगर से उन्होंने नहीं गए तो कहाँ भी एक काम की विलंब कम पड़ जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, शादी के दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा था। बाहरी निक्सर में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। दादी माँ एक के पर गुस्से में आ रही थी। देखा पास के कोने की दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। किसको निकाल रही, किसको बातें कर रही बोल के मैं बाजू से देखा तो दुबकी राम की, बाजू पड़ोसन राम है, उनकी चाची खड़ी हुई। सो ना होगा दोनों रुपये माए सूद के आज दे दे। तो पैसे असली में नहीं दिए तो नहीं दिए, लेकिन जो इंटरेस्ट है सूद के पैसे मुझे दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है,
तेरे आंखों में थोड़ी तो शर्म है क्या? पैसे ली, अभी पैसे नहीं दे रही। मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। पैसे मांगते वक्त तो ऐसा आई थी, नाक रगड़ते हुए घर के पास आई, गिड़गिड़ाते हुए आई, कोई एक पैसा नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? अब देखो कैसा बोल रही, आजकल दूंगी यानी तो फसल में दूंगी। क्या फसल बार बार आते रहती क्या? फिर फसल बार बार कटते रहती क्या? दूंगी मालकिन। राम की चाची रोती हुई, जो राम की चाची है उन्हें रोते हुए बोल रही, मालकिन मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। दोनों हाथों से आंचल पकड़ दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। दोनों हाथ जोड़ते हुए दादी माँ के पैरों के झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तर कैसे होगा? मेरी बेटी की शादी है, आप अगर से मेरे पर मेहरबानी नहीं करेंगे तो मेरी बेटी की शादी कैसा होगी? फिर दादी माँ बोल रहे हैं, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जो राम की चाची हाथ जोड़ के पैर छूने जा रही थी तो उसे हटा के, मैं अभी नहा के आई, आप दूर हट जाओ बोल के उसे हटा दे रही। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। दादी माँ से मैं बोलने लगा, दादी माँ जाने दो, उसकी बेटी की शादी है। बल्कि मैं समझा के हटाने की कोशिश करा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, ये बेचारी तो गरीब है, कभी ना कभी दे देगी आपके पैसे आपको। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ लेखक को बोल रहे हैं, चल चल समझाने आया है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं खामोश बैठा और आंगन की ओर चले गया। कई दिन बीत गए, कई दिन ऐसे गुजर गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। जो ये दादी माँ डांट रही थी वो चीज़ को मैं एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन रास्ते में फिर वो चाची, राम की चाची मिली। वो दादी को पूते फलों दूध नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। वो क्या है, राम की चाची दादी को पूते फलों दूधे ना हो बोल के आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, चाची क्या बात है? तो उसने विलहल होकर कहा, उन्होंने खुशी से कहा, उरीन हो गई बेटा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, हमारी मालकिन जो है उसको भगवान भला करे। कल ही आई थी, कल मेरे घर को आ गई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए की नोट दे के बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। कल मेरे घर को आ गई थी, आके पुराना जो पैसा देने का था मैं उसे पूरा माफ़ कर दी और ऊपर से 10 रुपए की नोट मेरे हाथ को दी। और देखिए क्या बोलने लगी, देख तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी तेरी बेटी भी वैसी, तेरी बेटी और मेरी बेटी दोनों भी बराबर है। ले 10 रुपए ले लें, हंसाई ना हो, ले लो ये 10 रुपए ले लो, 10-5 रुपए के लिए हंसी मस्करापन ना हो। देवता है बेटा, देवता, जो आपकी दादी है वो देवता है, भगवान के बराबर है। उस रोज़ तो बहुत तो डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर मैं पूछा, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी ना? वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया दे के डांट भी ना तो लाभ क्या? फिर राम की चाची ने बोला, वो तो बड़े लोगों का काम है, अगर से पैसे देने के बाद डांट नहीं करे तो कैसा? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मैं ये बात सुन लेके मन में मन हंस लेते हुए आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, जो किशन की शादी के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। क्या है, 4 दिन पहले से, शादी के 4 दिन पहले से औरतें घर में दिन रात गाने गाते थे। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, शादी के दिन रात में एक ड्रामा भी होता। यह प्रातः एक ही कथा का हुआ करता।
ये क्या है, एक ही कहानी का होता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक भी सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। उसमें क्या है, शादी से लेकर बच्चों तक और कहेगी पोतरा पोतरी तक, ये सब दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, सब हिस्से औरतें ही लेती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मैं बीमार होने की वजह से बारात में नहीं गया। मेरा भाई राघवा दलान में सो रहा था। मेरा भाई राघवा उन्होंने दलान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। वहाँ की औरतें पूरे उसके पर आपत्ति, यानी ये लड़का यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि ये पूरा पार्ट्स पूरा लड़कियों का हो रहा था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। क्या है, लड़कों से पर्दा क्यों कर रहे हैं? लड़कों का मन एक सा होता है ब्रह्मा के बराबर। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ा के दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। मुझे भी दादी माँ के एक चादर उड़ा के एक कोने में सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। मैं ये बातें सुन के बहुत हंस रहा था। सोच कहीं ज़ोर से हंस दूँ। मैं सोच लिया एकदम मेरे मुंह से हंसी ज़ोर से निकल जाए, भेद खुल जाएगा तो निकल बाहर किया जाऊंगा। अगर से मैं हंसते हुए रहूँगा, भेद खुल गया तो फिर मुझे भी बाहर कर देते। पर भाभी के बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। लेकिन ये भाभी के बातों पे मेरी हंसी रुकी नहीं और मेरा भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। यहाँ पे मैं कुर्सी के पर चादर ओढ़ के लेटे हुआ था। देबू की माँ मेरी हंसी सुन के वो चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? अब दादी माँ से पूछ रही, दादी माँ ये कौन सा बच्चा सोया हुआ है? बेचारा रोता है शायद। बेचारा ये छोटा सा लड़का रोता होगा। दूध तो पिला दूँ, ये लड़के को दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई, यानी मारना शुरू करें। दादी माँ बिगड़ी, लड़कों से क्यों लगती है? फिर दादी माँ गुस्से में आके लड़कों से क्यों लड़ ले रही? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। सुबह फिर देबू की माँ मिली रास्ते में और बोल रही थी, ये कल वाला बच्चा है भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। फिर मैं वहाँ से भागते हुए चले गया और दादी माँ के पास खड़े गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर भी जब हम दादी माँ के छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। कभी भी हम कुछ परेशानी में रहे, कुछ गलती कर दिए, तो दादी माँ के पास हम जाके छुप गए तो हमारे को एक उनके आशीर्वाद मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। जो वो स्नेह और ममता, ये जो वैसी मूर्ति मेरी दादी माँ की याद, एक एक याद कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाच्य चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नाचता है। देखिए परिस्थितियों में, ऐसे परिस्थितियों में जो वाच्य चक्र है, जो किस्मत का चक्र है, जीवन में सूखे पत्तों सा कैसा नाचता है, इसी दादी माँ की खूब जानती थी। ये सब चीज़ें दादी माँ खूब जानते थे, कब कौन किस परेशानी में आते। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदासी रहती। मेरे दादाजी का इंतकाल होने के बाद मेरी दादी माँ उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की तट्टी मालूम होता। दुनिया क्या है, एक धोखेबाज मालूम होती थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, जो दादाजी मेरे गुजर गए, उन्हें उनको धोखा दे दिए। वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की छुट्टी बात करते थे। क्या है, दादाजी बोलते थे पहले दादी माँ तुम जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा बोल के एक झूठी बात बोलते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरत की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता
ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। क्या है, ये झूठी बात बोलने के बाद, दादाजी की मृत्यु के बाद जो कुकर मुत यानी हमेशा तारीफ करने वाले, मुंह में राम और बगैर में छुरी देते हुए, उन लोग भी आगे बढ़ गए। दादा के श्रद्धा में, दादी के मना करने पर भी दादा के श्रद्धा में, यानी जो दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ मना करने के बाद भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। जो मेरे पिताजी जो संपत्ति पैसा बर्बाद करे वो तो घर का था ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़के का जाड़ा पड़ रहा था। सर्दी के दिन थे, जाड़ा ज़्यादा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। ऐसा जाड़ा रहता था कि हड्डियों तक पहुंच जाती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। शाम के टाइम पे मैं देखा कि दादी माँ एक गीली धोती पहन के कोने वाले कमरे में एक संदूक पर दिया जला के वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठी है। उनकी स्नेही कतर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखा था। उनके आंखों में आंसू मैं अब तक नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने रो लेते हुए बैठी थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। बहुत देर तक मैं उनके पास बैठा था, दादी माँ के पास। बाद में दादी माँ आंखें खोली तो जब मैं धीरे से बोला, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? फिर दादी माँ मुझसे बोली, क्यों रे, तू यहाँ क्यों बैठा? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओ ना। मैंने उनकी स्नेही पूरी आँखों की ओर देखा। दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, इसका जवाब तो देंगे ना? बल्कि एक मोहब्बत से, स्नेहपूर्ण, एक दोस्ताने से दादी माँ से पूछे। क्या है, पूछ, क्या बात है, पूछ। तुम रोती थी, तुम रो रहे थे। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। और दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल, तो अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, पहले खाना खाएंगे, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा ठीक है, खाना तो खाएंगे, धोती तो बदल लो ना। दादी माँ, मैं बोला, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। क्या है, मुझे सर्दी और गर्मी कुछ भी नहीं लगती बेटे, क्यों परेशान हो रहे हैं? बल्कि मुझे खींचते हुए रसोई घर में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह में उठ के मैं देखा तो चारपाई पे एक कुर्सी के ऊपर मेरे पिताजी और किशन भैया दोनों कुछ सोचते हुए बैठे हुए थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। और दूसरा चारा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने को तो अभी पिछले भी बाकी है, कोई मुझे पैसे दे रहा ही नहीं, पिछले पैसे भी कितने की बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। इस तरीके से बोलते हुए रोने लग गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। रोता क्यों रे? मेरे पिताजी को बोल रहे थे, रोता क्यों रे? दादी माँ मेरे पिताजी के माथे पे हाथ सहलाते हुए, मैं तो अभी जिंदा हूँ बोलते हुए उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। उन्होंने फौरन संदूक खोले, उसमें से चमकती हुई एक चीज़ निकाल रहे हैं। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया। तेरे दादाजी मेरे को ये कंगन, सोने का कंगन इसलिए पहनाया था
ऐसे दिन आते इसलिए संभाल के रखने के लिए, बल्कि उसका गला उभर आया था। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज के रखती आई हूँ। मैं इसे आज तक नहीं पहनी, इसे सजाते हुए रखते हुए आई। ये उनके वंश की निशानी है। ये अपने वंश, अपने परिवार की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे का सब सोच लेते थे बेटा। पुराने जो लोग हैं उन लोग आगे पीछे का सब सोच के ऐसे काम करते थे बेटा, बल्कि दादी माँ समझा रही थी। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी से लगी। इस तरीके से दादी माँ मुझे एक देवी के ऐसा, सचमुच मेरे को एक देवी के ऐसे लगी। धुंधेली छाया विलीन हो गई। जो मेरे आंखों के सामने जो छाया आई थी वो गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। मैं देखा सुबह हो गई। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काल पंखों फैला के मेरी खिड़की पर बैठ गया। पास के लंबे खजूर के झाड़ के ऊपर एक कौवा अपने परा उड़ा के, परा खोल के मेरी खिड़की के पास बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अभी भी अंदर हाथ में मेरे किशन भैया का पत्र लेटर कांप रहा है। काली चिट्टियाँ सी कतारें घुमली हो रही हैं। जो चिट्टियों के कतार है वो मेरे सामने घूम रहे हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मेरे आँखों के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मेरा दिल बार बार मेरे को पूछता रहा, क्या सचमुच बोलिए दादी माँ मेरे पास नहीं है क्या? ये था आज का पाठ दादी माँ। आज ये पाठ यहाँ पे समाप्त।